The directors can either cancel or reissue the forfeited shares. In most cases, they reissue. ठीक है, फुल स्टॉप के बाद थोड़ा सा पॉज लीजिए। यहाँ पे डियर हेडिंग है रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, यानी कि जो भी शेयर हम लोग फॉरफिट किए हैं तो उसको फिर से हम क्या करते हैं, रीइश्यू करते हैं। डियर दो ऑप्शन अपने पास है, जब शेयर को हम लोग फॉरफिट कर लेते हैं तो या तो अपने पास ऑप्शन है कि उस शेयर को हम कैंसिल कर दे, उसका अलॉटमेंट लेटर को तो कैंसिल कर ही दिए हैं, अब वो शेयर अपने पास भी आया है तो उसको या तो आप कैंसिल कर दे, या सेकेंड ऑप्शन है कि उस शेयर को फिर से हम दोबारा मार्केट में बेच दें। तो वो देखते हैं कि अगर कैंसिल करते हैं तब क्या होता है, तब तो कोई इशू नहीं है, रिवर्सल एंट्री हम पास किए ही हुए हैं। जब री इशू मार्केट में करते हैं तब एंट्री कौन कौन सा पास होगा, तो यहाँ पे कहा रहा है द डायरेक्टर, किसके पास पावर है, डायरेक्टर के पास पावर है। आप लोग जानते हैं बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में कर लेता है कि उसके पास पावर है कि वो फॉरफिटेड शेयर को री इशू भी कर सकता है या फिर कैंसिल कर सकता है, इसके पास दोनों पावर है। आगे पढ़िए। In most cases, they reissue such shares which may be at par, at premium, or at a discount. गुड, यहाँ पे कह रहा है ज्यादातर केस में क्या होता है, डायरेक्टर री इशू करता है फॉरफिटेड शेयर को। वो फोन से हैंड रेज नहीं हो रहा है, पता नहीं बच्चे के फोन से हैंड रेज भी नहीं होता है, तो हाथ ऐसे ही उठा देना चाहिए, वीडियो में मैं देख लूंगा। अगर किसी के फोन से हैंड शो नहीं हो, बटन नहीं काम करे, तो आप लोग हैंड ऐसे ही उठा सकते हैं, तो मुझे पता चल जाएगा वीडियो ऑन करके कि आप हैंड रेज कर रहे हैं। तो ऑप्शन तो अपने पास होता है। तो यहाँ पे डियर कहता है मोस्ट केसेज में, ज्यादातर केसेज में क्या करता है डायरेक्टर, डायरेक्टर इशू कर देता है री इशू, उसको इशू नहीं करेंगे डियर, क्या बोलेंगे उसको, री इशू। अगेन जब इशू करेंगे तो उसको क्या बोल देते हैं, री इशू, यानी कि अगेन क्या कर रहा है, इशू कर रहा है। तो री इशू ऑफ सच शेयर मे बी एट पार, एट प्रीमियम और एट मे बी एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। उसको री इशू कर सकता है एट पार पे, यानी कि 10 के शेयर 10 पे भी री इशू कर सकता है, प्रीमियम पे भी कर सकता है, 11 पे भी कर सकता है, डिस्काउंट गेट सटा आवाज आ रही, डिस्काउंट पे भी कर सकता है। सर आप बोले थे कि कंपनी एक्ट में प्रोहिबिशन है कि शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकता है। कंपनी एक्ट में हम लोग पढ़े थे कि शेयर डिस्काउंट पे री इशू करना नहीं रहता है डियर। वहां पे हम लोग ने दो एक्सेप्शन भी पढ़ा था, वहां पे दो एक्सेप्शन पढ़ा था कि डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, उसका दो एक्सेप्शन है। एक तो ईसॉप वाला था, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, यानी कि अपने एम्प्लॉय को डिस्काउंट पे इशू कर सकता है। सेकेंड एक्सेप्शन फॉरफिटेड शेयर का था कि फॉरफिटेड शेयर कैन बी इशूड एट या रीइशूड एट डिस्काउंट आल्सो। तो फॉरफिटेड शेयर को हम लोग डिस्काउंट पे रीइशू कर सकते हैं। तो जैसे नॉर्मल शेयर को इशू कर सकते हैं पार प्रीमियम डिस्काउंट पे, वैसे ही फॉरफिटेड शेयर को पार प्रीमियम डिस्काउंट पे करते हैं। जनरली डियर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि फॉरफिटेड शेयर जो भी होता है उसको डिस्काउंट पे ही इशू करते हैं, यानी कि ये शेयर मान के चले, ये शेयर क्या हो गया, सेकेंड हैंड हो गया। आप लोग भी देखते हैं कोई भी पुराना सामान हम बेचते हैं तो वो डिस्काउंट पे ही, कम पैसा पे ही बिकता है, यानी कि फॉरफिटेड शेयर भी जनरली किस पे बिकता है, डिस्काउंट पे ही होता है, लेकिन उसको कंपनी प्रीमियम पे भी इशू कर सकती है। हम लोग आगे देखते हैं कि किस कंडीशन में क्या क्या अकाउंटिंग एंट्री होगा। आगे पढ़िए तानिया। Forfeited shares may be reissued as fully paid at a par premium discount. ठीक है, ये डिस्कस कर लिए हैं पार प्रीमियम डिस्काउंट पे, आगे चलिए। In this context, it may be noted that the amount of discount allowed cannot exceed the amount that had been received on forfeited share at a time of initial reissue, and that the discount allowed on reissue of forfeited share should be debited to forfeited share account. ठीक है डियर, पॉज कीजिए। यहाँ पे डियर एक वर्ड कह रहा है बड़ा, मैं इसको कलर किया हूँ कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट मे बी नोटेड दैट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड कैन नॉट एक्सीड। डियर ध्यान से समझिएगा, पहले हम लोग जब फॉरफीचर किए हैं तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि हम एक फॉरफीचर अकाउंट होता था, यानी कि अमाउंट ऑलरेडी रिसीव करते थे उसको किस अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, फॉरफीचर अकाउंट। तो यहाँ पे अब कह रहा है कि री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर होगा, तो आप लोग री इशू जो करेंगे वो डिस्काउंट पे कर सकते हैं, लेकिन डिस्काउंट जो फॉरफीचर अमाउंट है
जितना का फॉरफीचर है, जितना का कंपनी को बेनिफिट हुआ है, उससे ज्यादा आप शेयर पे डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। 100 रुपीज का शेयर है, उस पे डियर एक शेयर होल्डर है, वो 40 रुपीज पे कर दिया है और 60 रुपीज पे नहीं किया है, और उसका शेयर क्या हो गया, फॉरफिट कर लिया है कंपनी। तो यानी कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना आ गया है, 40 रुपीज आ गया है। तो अगेन जब कंपनी उस शेयर को री इशू करेगी डियर, तो 40 रुपए से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकती है। मैक्सिमम डिस्काउंट कहां तक दे सकते हैं, जहां तक शेयर फॉरफीचर के लेजर में पैसा पड़ा हुआ है, यानी कि शेयर फॉरफीचर के लेजर से ज्यादा डिस्काउंट आप नहीं दे सकते हैं। और उसको क्या करना पड़ेगा, आपको शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा। वहां पे अगर आप देखेंगे, जब फॉरफिट किए थे तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट किए थे हम लोग। अब जब री इशू करते हैं उस शेयर को डिस्काउंट पे, तो जितना से डिस्काउंट देते हैं, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, हमें डेबिट करना पड़ेगा उस अमाउंट से। कैसे करेंगे अकाउंटिंग एंट्री, जब देखेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। आगे पढ़िए तानी। The balance, if any, left in the share forfeited account relating to reissued share should be treated as capital profit and transferred to capital reserve account. ये ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में अगर कोई भी पैसा रिमेनिंग बच गया है, यानी कि लेजर में कुछ रिमेनिंग बच गया है, तो वो क्या हो जाएगा, कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा, और उसको ट्रांसफर हम लोग कहाँ कर देंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। जैसे मैं अभी एग्जांपल दिया था, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना रुपीज पड़ा था, 40 रुपीज पड़ा था। मान लेते हैं कि री इशू जब करते हैं डियर, तो उसमें 20 रुपीज डिस्काउंट दे देते हैं। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में और कितना रिमेनिंग बच गया, 20 रुपीज बच गया, तो उसको हम लोग ट्रांसफर कहाँ कर देंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आगे बढ़िए। For example, when a company forfeits 200 shares of rupees 10 each on which rupees 600 had been received, it can allow a maximum discount of rupees 600 on reissue, assuming that the company reissue these shares for rupees 1800 as fully paid. The necessary journal entries will be डियर ध्यान से bank समझिएगा, account. नहीं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ध्यान से समझिएगा कि क्या ये सिचुएशन दे रहा है डियर। क्योंकि हम लोग छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जितना पढ़े हैं और बाद में क्या करते हैं, उस सारे कॉन्सेप्ट को एक जगह मर्ज कर देते हैं और वो एक बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, और एग्जाम में वही बड़ा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले फॉर फीचर का हम छोटा सा एंट्री देखते हैं, सिर्फ फॉर फीचर का, एंड देन उसको, जैसे 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग ट्राई किए होंगे, तो एक बड़े सारे क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन में क्या किया है, उसको इनबिल्ट कर दिया है। तो फिर वहां देखेंगे कि वो कैसे बनेगा। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या कह रहा है, पहले वो समझ लेते हैं। यहाँ पे सिचुएशन डियर कह रहा है, एग्जांपल दे रहा है कि कंपनी फॉरफिट किया है 200 शेयर एट द रेट 10 ईच, यानी कि अगर टोटल पैसा मैं बोलूं तो कितना हो जाएगा, 200 इंटू 10, 2000 रुपीज हो जाएगा। which rupees 600 had been received, 600 क्या है, ऑलरेडी रिसीव हो गया है कंपनी को, यानी कि 1400 रिसीव नहीं हुआ है। तो डियर यहाँ से ही आप बता सकते हैं कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्रेडिट हम लोग कितना रुपीज किए होंगे, 600, जो ऑलरेडी रिसीव हो गया है। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में 600 पड़ा हुआ है। उसके बाद कह रहा है इट कैन अलाउ मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ 600 ऑन देयर री इशू। आप जानते हैं कि डिस्काउंट मैक्सिमम हम लोग कहां तक दे सकते हैं, जो शेयर फॉर फ्यूचर में पड़ा हुआ है पैसा, यानी कि 600 तक हम लोग डिस्काउंट दे सकते हैं। उसके बाद कह रहा है एक चीज और एज्यूम कीजिए, एज्यूमिंग दैट द कंपनी रीइशू ऑफ दिस शेयर फॉर रुपीज 1800 एज फुल्ली पेड। अब कह रहा है आप एज्यूम कीजिए कि कंपनी इस शेयर को रीइशू कितने में कर दिया है, 1800 रुपये में कर दिया है। तो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब कह रहा है कि जर्नल एंट्री आप लोग पास कीजिए। तो डियर यहाँ पे 2000 का शेयर था, उसको अब रीइशू कितने में किया है, 1800 में किया है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे डिस्काउंट कितना दिया है, 2000 का शेयर है, और उसको बेच कितना में दिया है, 1800 में बेच दिया है। इसका मतलब डिस्काउंट कितना दिया है रीइशू में, 200। तो कोई दिक्कत नहीं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में हम लोग को 600 पड़ा हुआ था और डिस्काउंट दे दिए हैं 200। तो 200 से शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे डियर री इशू के टाइम में, और बैलेंस जो 400 और बचा है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, तो उसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, कैपिटल रिजर्व में। आइए जर्नल एंट्री देखते हैं, बड़ा सिंपल है, अकाउंट से आसान कुछ भी नहीं हो सकता है। समझ में आए तो अकाउंट से आसान कुछ भी नहीं हो सकता, नहीं आए तो अकाउंट से डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता है, ये भी मैं बता देता हूँ। तो डियर जब री इशू करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट,
1800 में री इशू किया है तो 1800 बैंक में आ गया है, तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर लेंगे 1800 से, और 200 का डिस्काउंट दिया है तो डियर यहाँ डिस्काउंट ये वर्ड नहीं यूज करेंगे, यहाँ कौन सा वर्ड यूज करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। सर शेयर फॉर फ्यूचर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये री इशू हो रहा है फॉरफिटेड शेयर, तो डिस्काउंट पे जो डी इशू हो रहा है फॉरफिटेड शेयर, तो पहले से शेयर फॉरफिचर अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है क्रेडिट में, तो उसी को आपको क्या करना है, उतने से डेबिट करना है। तो 200 से डियर शेयर फॉरफिचर अकाउंट को हम लोग डेबिट कर दिए, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2000। अब डियर शेयर फॉरफिचर अकाउंट में पड़ा कितना हुआ था, 600 पड़ा हुआ था, ऑलरेडी रिसीव था, 200 का डिस्काउंट दे दिए, तो अब रिमेनिंग कितना बच गया शेयर फॉरफिचर के लेजर में, अगर लेजर बनाएंगे शेयर फॉरफिचर अकाउंट का तो 600 माइनस 200 यानी कि 400 उस लेजर में रिमेनिंग बच गया। 400 को हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या कर लेंगे, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो आई होप ये एंट्री समझ में आ गया होगा। एक बार ये पढ़ लेते हैं, तानिया यहाँ से पढ़िए ना, This shall leave a balance rupees 400 in share forfeited account, which should be transferred to capital reserve account by recording the following journal entry. यहाँ पे डियर कह रहा है फॉर फ्यूचर में कितना बैलेंस बच गया है, 400 का बच गया है। 400 कैसे आया सर, 600 ऑलरेडी रिसीव था, 200 का डिस्काउंट और दे दिए हैं, तो 600 माइनस 200 तो 400 आ गया। 400 को हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में, तो एंट्री पास कर देंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। डियर देखिए यहाँ पे शेयर फॉर फ्यूचर को हम लोग को क्या करना है, जीरो करना है। फर्स्ट जब शेयर को फॉरफिट किए तो वहां शेयर फॉरफिचर अकाउंट को 600 से क्रेडिट किए हैं, जब डिस्काउंट पे इशू किए हैं तो 200 से डेबिट किए हैं, तो 400 जो डेबिट में रिमेनिंग बच गया तो उसको डेबिट करके कैपिटल रिजर्व में पैसा क्या किए हैं, ट्रांसफर कर दिए हैं। आगे पढ़िए, अनदर इंपोर्टेंट पॉइंट। Another important point to be noted in this context is that capital profit arises only in respect of forfeited share reissued and not on all forfeited shares. डियर ये बड़ा इंपोर्टेंट बात कह रहा है, इसको प्लीज ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि हम लोग को एक पॉइंट और कंसीडर करना चाहिए। Another important point is to be noted in this context is that the capital profit arises only in respect of forfeited share reissued, यानी कि जो कैपिटल प्रॉफिट जो में जो आप ट्रांसफर करेंगे सिर्फ रीइश्यू शेयर जितना हुआ है उतना ही ट्रांसफर करेंगे, और पूरे शेयर के लिए ट्रांसफर नहीं करेंगे। सर समझ नहीं आया, एक एग्जांपल देके दीजिए। तो डियर यहाँ एग्जांपल में क्या था, 200 शेयर था 10 रुपीज का, और पूरा का पूरा शेयर हम लोग री इशू कर दिए हैं, पूरा का पूरा शेयर री इशू कर दिए हैं कितने में, 1800 में। अब एग्जांपल को चेंज कर लेते हैं, री इशू किए हैं, मान लेते हैं री इशू जब करते हैं तो हो सकता है 200 शेयर का कस्टमर नहीं मिले तो हम लोग कम शेयर भी सेल कर सकते हैं, री इशू कर सकते हैं। मान लेते हैं 200 शेयर री इशू नहीं हो गया है, री इशू कितना शेयर हुआ है, मात्र 100 शेयर, यानी कि 200 फॉरफिटेड था, री इशू 100 शेयर हुआ है। सर ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो डियर जो कैपिटल प्रॉफिट है वो फिर आप पूरा का पूरा ट्रांसफर नहीं कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, इसीलिए कि 100 शेयर तो अभी भी फॉरफिचर में पड़ा हुआ है और पता नहीं रीइशू वो कितने डिस्काउंट पे होगा। तो हम लोग को यहाँ पे ट्रांसफर कितना रुपीज करना पड़ता है, शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व ओनली 200 करना पड़ता है, यानी कि आधा शेयर रीइशू हुआ है तो आधा ही प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते थे। वो भी सिचुएशन देखेंगे, आई थिंक 14 नंबर क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ सिचुएशन है जहाँ पे सारा शेयर क्या हो रहा है, रीइशू नहीं हो रहा है। इसको एक बार ध्यान से समझिएगा, हम लोग आगे क्वेश्चन में इसको देखेंगे। आगे पढ़िए। Hence, when a part of forfeited share are reissued, the whole balance of shares for future account can't be transferred to the capital reserve. यहाँ पे डियर कह रहा है अगर कुछ पोर्शन शेयर फॉर फ्यूचर का, यानी कि 200 शेयर है उसका कुछ ही पोर्शन री इशू हो गया है तो सारे पैसे को आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेंगे। सर कितने पैसे को ट्रांसफर करेंगे, प्रोपोर्शनेट को ट्रांसफर करेंगे। प्रोपोर्शनेट का मतलब अगर आधा शेयर इशू हुआ है तो आधा को ही आप ट्रांसफर कहाँ करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। आगे बढ़िए। तान्या कुमारी, तान्या का नेटवर्क चला गया। अभिनव आप पढ़िए आगे।
हाँ सर, hence इन सच ए सिचुएशन, in such a situation, it is only the proportionate amount of balance that relates to the forfeited shares reissued, which should be transferred to capital reserve, ensuring that the remaining balance in share forfeiture account is proportionate to the amount forfeited on shares not yet reissued. डियर ध्यान से समझिएगा, हम लोग को कैपिटल रिजर्व में सिर्फ कितना पैसा ट्रांसफर करना है, प्रोपोर्शनेट ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी कि जितना शेयर को री इशू हम लोग किए हैं उसी के रिस्पेक्ट में सिर्फ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। जब हम लोग एग्जांपल करेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर लास्ट एग्जांपल में 200 शेयर फॉरफिट हुआ था और री इशू मान लेते हैं 100 शेयर ही हुआ है, तो आप लोग को कैपिटल रिजर्व में सिर्फ 400 ट्रांसफर नहीं करना रहता, आधा ही करना होता है, यानी कि 200 ही करना होता है। उसको आपको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर कुछ इलस्ट्रेशन देखेंगे, उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, वो मैं कर देता हूँ, नहीं तो लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन कराते कराते टाइम अप होने लगता है, तो वो साउंड आने लगता है, टाइमर आने लगता है। तो मैं एक अनाउंसमेंट है वो पहले कर देता हूँ। डियर, ऑलमोस्ट हम लोग ये कंपनी में शेयर का पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। आई थिंक ये लास्ट कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसके बाद हम लोग डिवेंचर स्टार्ट करेंगे। तो डियर, अब बात ये है कि जैसे मैं एनसीईआरटी से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, लेटेस्ट एनसीईआरटी से। अब मार्केट में कुछ बुक्स पुराने मिल रहे हैं एनसीईआरटी का, बहुत सारे बच्चे वो परचेज करके लाए हैं, वो बुक 2015 में प्रिंट आउट हुआ है, और उसको क्या है, कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंगली है। तो उसमें क्या आता है, बड़ा सारा डिफरेंस आता है, लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है, कंपनी एक्ट 2013 पढ़ना है। तो आप लोग कभी भी बुक वगैरह परचेज करते हैं डियर, किसी भी सब्जेक्ट का, तो बुक के जो सेकेंड पेज होता है, यानी कि कवर पेज के नीचे वाला पेज होता है, उसमें प्रिंटिंग डेट लिखा रहता है, रीप्रिंट का डेट, उसको जरूर देखिएगा। जैसे बुक लेने जा रहे हैं तो 2020 का हो तो ठीक है, 2019 का हो फिर भी चल सकता है, 2018 का हो फिर भी चल सकता है, लेकिन 17, 16, 15 का हो तो हम लोग नहीं परचेज करेंगे। परचेज करेंगे तो कौन सा परचेज करेंगे, नया एडिशन परचेज करेंगे, क्योंकि नए में कुछ क्वेश्चन भी नया दिया रहेगा। तो आप लोग कभी भी बुक लीजिएगा तो इस बातों का ध्यान रखिएगा। दूसरा डियर, सीबीएसई में या अगर बिहार बोर्ड के भी कुछ इंग्लिश मीडियम बच्चे होंगे तो वो हम लोग डीके गोयल को फॉलो करेंगे, बहुत अच्छी बुक आती है, तो आप लोग सबके पास बुक होना चाहिए, और नहीं है तो प्लीज अब परचेज कर लीजिए, मार्केट में अवेलेबल हो गया है। अब क्या कीजिए डियर, डीके गोयल से आप लोग जो जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन बनाना शुरू कर दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं कि सर डीके गोयल के इस प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम है। कोशिश कीजिएगा पहले जो सॉल्यूशन वाले होते हैं सॉल्यूशन बनाइएगा एग्जाम्पल, और बाद में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे आइएगा, क्योंकि जो सॉल्यूशन वाला होता है वैसा ही क्वेश्चन फिर प्रैक्टिकल में देता है, तो वो फिर बनाइएगा तो आपको बहुत कम दिक्कत होगा। तो आप डीके गोयल से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दीजिए। डियर, कुछ एनसीईआरटी का अभी हम लोग इलस्ट्रेशन वगैरह कर रहे हैं, तो इसमें भी कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है बिना सॉल्यूशन के, तो आज के क्लास में मैं उसको भेज दूंगा। तो जैसे इलस्ट्रेशन अभी 16 चल रहा है, तो उसमें भी जितना इलस्ट्रेशन है उतना ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है, तो आप लोग उसको भी बनाना शुरू कर दीजिए। रोज बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, मैं नहीं बोलूंगा कि रोज 10-10 क्वेश्चन बनाइए, अब डीके गोयल से 2-3 क्वेश्चन उठा लीजिए, एनसीईआरटी का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2-3 उठा लीजिए, डेली 4-5 क्वेश्चन ही कीजिए मेरे यहाँ का, और फिर वो धीरे धीरे कंप्लीट करना है। फिर 2-4-5 क्लास के बाद हम लोग डिवेंचर स्टार्ट करेंगे, लेकिन चाहते हैं कि डिवेंचर स्टार्ट करने से पहले शेयर हम लोग का 100% कंप्लीट हो जाए। जिसको प्रॉब्लम होगा प्लीज मुझे एक बार पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, वो क्वेश्चन नंबर और वो हो सके तो फोटो लेके भी भेज दीजिएगा, क्योंकि डीके गोयल मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो आप लोग वो बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि शेयर ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो अभी इलस्ट्रेशन 16 देखते हैं, उसके बाद देखते हैं डियर इसका क्या ट्रीटमेंट करें। तो एक बार अभिनव इलस्ट्रेशन 16 पढ़िए ना। हाँ जी बोले। हाँ सीसी सर बोले आप जो अभी रीप्रिंट एडिशन बोले 2000 क्या बोले हैं सर, एक बार फिर से बोल दीजिएगा। क्या है कि अभी हम लोग 2020 में चल रहे हैं, मार्केट में कुछ बुक जो आ रहा है, जैसे कुछ बच्चे परचेज करके लाए हैं, उसमें 2015 का वो बुक है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कंपनी एक्ट 1956 का है, और हम लोग को पढ़ना है कंपनी एक्ट 2013। तो आप लोग कोई भी बुक परचेज करने जाइए तो जरूर देखिए कि उसका प्रिंटिंग एडिशन कौन सा है, सर कहाँ मिलेगा,
तो फर्स्ट पेज जो बुक का कवर पेज होता है उसके जस्ट अपोजिट में जब पीछे उस पेज को पलटिएगा तो वहां पे प्रिंटिंग डेट लिखा रहता है। तो यानी कि प्रिंटिंग एडिशन 2020 है तो 2019 तक का चल सकता है, 2018 भी चल सकता है, लेकिन उससे पुराना होगा तो मत लीजिएगा, क्योंकि पुराना बुक हम क्यों परचेज करेंगे, हम पैसा दे के ला रहे हैं। तो आप लोग कोई भी बुक परचेज कीजिएगा तो नया एडिशन कीजिएगा, पुराना बुक परचेज नहीं कीजिएगा। एक बार अभिनव पढ़िए। रीप्रिंटेड डेट सर हाँ 15, 17 और 2017 फिर 2019 दिया हुआ है। 2000 नहीं, सबसे लास्ट वाला हम लोग देखेंगे। सबसे लास्ट में 2019 दिया हुआ है तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई इशू नहीं। सबसे लास्ट वाला हम देखेंगे, सबसे पहले वाला नहीं देखेंगे। पहले वाला तो सब में रहेगा ही, सबसे लास्ट देखेंगे। 18 नहीं चलेगा? 18 भी चल सकता है, ठीक है, 18 से पहले नहीं चलेगा। जी ठीक है, अपना पढ़िए। The director of Polyplastic Limited resolved that 200 equity shares of ₹100 each be forfeited for non-payment of the second and final call of ₹30 per share. Out of these, 150 shares were reissued at ₹60 per share to Mohit. So the necessary journal entries. यहाँ पे डियर क्वेश्चन कर रहा है, पहले कभी भी हम लोग क्वेश्चन कभी भी एग्जाम भी देने जाइएगा तो क्वेश्चन डियर एक बार पढ़ के स्टार्ट मत हो जाइएगा। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, एक बार में पूरा समझ नहीं आया दोबारा पढ़िएगा, क्वेश्चन में टाइम लगाइएगा। कई बार क्या होता है हम क्वेश्चन ही अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि एग्जामिनर मार्क्स ही नहीं दिया हुआ है, हम बना के तो सही आए थे। नहीं, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं क्या होता है हम लोग गलती पढ़ लेते हैं या जल्दी पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में डियर टाइम जरूर लगाइएगा, एक बार नहीं 2 बार पढ़ के क्वेश्चन कीजिएगा, लेकिन जरूर टाइम लगाइएगा। यहाँ पे कह रहा है डियर 200 इक्विटी शेयर है एट द रेट कितना इज 100 इज, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 200 इंटू 100 हो जाएगा आपका 20,000 रुपीज हो जाएगा। इच बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल, उसको फॉरफिट कर लिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में। और क्यों, क्योंकि नॉन पेमेंट किया है फाइनल कॉल का, कितना रुपीज नहीं किया है 30 रुपीज पर शेयर, यानी कि 200 शेयर पे 30 रुपीज नहीं किया है, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 30 तो 6000 हो जाएगा। आउट ऑफ दिस, इसमें से जो 200 शेयर है 150 शेयर को वेयर रीइश्यूड एट 60 पर शेयर, उसको रीइश्यू कर दिया कितने पे 60 रुपए पर शेयर पे मिस्टर मोहित को। तो आप लोग को कह रहा है नेसेसरी जर्नल एंट्री मारने के लिए, तो डियर कोई दिक्कत नहीं, पहले हम लोग फॉरफीचर का जर्नल एंट्री मारेंगे और बाद में क्या करेंगे रीइश्यू का जर्नल एंट्री मार देंगे। तो फॉरफीचर में डियर आप लोग जानते हैं कि सबको हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवर्स कर लेते हैं। तो रिवर्स कर लेते हैं, तो देखते हैं रिवर्स कैसे करेंगे। सर 200 शेयर है एट द रेट 100 इज, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ जाएगा 20,000, तो शेयर कैपिटल को डेबिट कर लिए 20,000 से। उसके बाद टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, शेयर फॉर फीचर में क्या आता है, जो अमाउंट ऑलरेडी रिसीव रहता है हैड बीन रिसीव, यानी कि डियर 100 रुपीज में 30 रुपये नहीं मिला है तो कितना मिल गया है 70 रुपीज मिल गया है, तो 70 मल्टीप्लाई बाय 200 तो 14,000 क्या हो गया, शेयर फॉर फीचर में हम लोग क्या कर दिए हैं क्रेडिट कर दिए। रिसीव कितना नहीं हुआ है 200 इंटू 30 यानी कि 6,000 रिसीव नहीं हुआ है, तो उसको क्रेडिट कर दिए हैं टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल में। अगर कॉल सीनियर क्वेश्चन में रहता तो कॉल सीनियर में भी कर सकते थे। अब डियर क्वेश्चन आगे कह रहा है कि 150 शेयर को हम लोग रीइश्यू कर दिए हैं और 60 रुपीज पर शेयर किए हैं, यानी कि डिस्काउंट कितना दिए हैं 40 रुपीज पर शेयर दिए हैं डिस्काउंट। तो रीइश्यू करेंगे तो डियर हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। तो बैंक में पैसा आएगा कितना 150 शेयर रीइश्यू किए हैं 60 रुपीज पर शेयर, तो 150 इंटू 60 यानी कि 9,000 रुपीज बैंक में आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना से हो जाएगा 9,000 से बैंक को डेबिट कर देंगे। अब डियर इसमें डिस्काउंट कितना था 40 रुपीज था एक शेयर पे, टोटल शेयर कितना है 150 शेयर है, तो 150 इंटू 40 यानी कि 6,000, तो 6,000 डिस्काउंट जो है उसको शेयर फॉर फीचर को क्या कर दिए हैं डेबिट कर दिए हैं। और टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 15,000 कैसे आया 150 इंटू 100 तो 15,000 आ गया। अब डियर हम लोग को सबसे बड़ा चैलेंज है कैपिटल रिजर्व में सर ट्रांसफर करना है। तो कैपिटल रिजर्व में जब ट्रांसफर करने की बात आती है तो डियर यहाँ पे कितना रुपीज डिस्काउंट दिया है 40 रुपीज डिस्काउंट दिया है। और आप देखेंगे फॉर फीचर में कितना रुपीज पड़ा था, एक शेयर का 70 रुपीज पड़ा था। तो सर क्यों ना ऐसा करे कि 30 रुपीज जो अपना फॉर फीचर में अभी भी एक्सेस है उस सारे को ट्रांसफर कर दें कैपिटल रिजर्व में। नहीं डियर, सारे को हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि 200 शेयर है और उसमें से रीइश्यू कितना शेयर हुआ है 150 शेयर ही हुआ है।
पूरा का पूरा शेयर री इशू नहीं हुआ है, तो हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा उसके लिए कि कितना रुपीस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करे। तो यानी कि सर अगर पूरा का पूरा शेयर री इशू हो जाता है तो कितना रुपीस ट्रांसफर होता है, अगर पूरा का पूरा री इशू होता है तो डियर शेयर फॉरफीचर में कितना रुपीस पड़ा था 14,000, और अभी डेबिट कितना से हो गया 6,000, तो 8,000 और भी बचा रहा था, तो 8,000 को हम लोग क्या कर देते, सारे के सारे को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, 150 शेयर ही री इशू हुआ है, तो 150 में डिस्काउंट कितना था 40 रुपीज, तो हम लोग सिर्फ 150 शेयर का ही ट्रांसफर करेंगे। तो 150 शेयर का कितना रुपीज डिस्काउंट दिए हैं, 40 रुपीज डिस्काउंट दिए हैं। शेयर फॉरफीचर में एक शेयर के लिए कितना रुपीज पड़ा हुआ था, 70 रुपीज पड़ा हुआ था, यानी कि पर शेयर हमको 30 रुपीज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो 150 इंटू 30 कितना हो जाएगा 4,500। एक बार कैलकुलेशन भी देख लेते हैं डियर। किसी को डाउट है, एक बार हैंड रेज कीजिए तो, कि 4,500 जिसको समझ नहीं आया होगा। डियर मैं एक बार और डिस्कस करता हूँ इसको। एक तो वर्किंग नोट दिया हुआ है, उसको आप लोग घर पे प्लीज पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसको मैं फिर से एक बार डिस्कस करता हूँ। एक्चुअली टाइम कम है तो वर्किंग नोट मैं समझाने चाहूंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। 200 शेयर है डियर, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं आया होगा कि फॉरफीचर में 14,000 क्या हो गया है, ट्रांसफर हो गया है, क्योंकि अमाउंट ऑलरेडी रिसीव था। उसके बाद डियर जब 150 शेयर हम लोग री इशू किए हैं तो उसमें डिस्काउंट कितने का दिए हैं 6,000 का। तो अगर शेयर फॉरफीचर अकाउंट का लेजर बनाए तो उसमें अमाउंट कितना आ जाएगा, रिमेनिंग 14,000 माइनस 6,000, तो 8,000 रुपीज क्या आ जाएगा शेयर फॉरफीचर में और भी बचा हुआ है। तो 8,000 को हम लोग को कहाँ ट्रांसफर करना था, कैपिटल रिजर्व में। लेकिन हम लोग रुक गए, इसलिए सर रुक गए कि वहां पे 200 शेयर था, लेकिन यहाँ पे कितना है 150 शेयर ही दिया हुआ है, तो आपको प्रोपोर्शनेट ही ट्रांसफर करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो डियर यहाँ पे जो फॉरफीचर का अमाउंट था, एक शेयर पे कितना रुपीज फॉरफीचर किए थे हम लोग 70 रुपीज किए थे, और 150 शेयर को जो डिस्काउंट दिए हैं वो कितना रुपीज दिए हैं 40 रुपीज, तो यानी कि 30 रुपये अपने पास और भी बचा हुआ है फॉरफीचर में। कैपिटल प्रॉफिट कितना रुपीज बचा हुआ है 30 रुपीज एक शेयर का, तो 150 शेयर का कितना हो जाएगा 150 इंटू 30 यानी कि 4,500। तो 4,500 को क्या कर देंगे कैपिटल रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे दिखाया भी होगा डियर कि 4,500 कैसे आ गया है, 4,500 का कैलकुलेशन भी वर्किंग नोट में दिया गया है, तो यहाँ पे आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं एक बार कि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन री इशू शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इक्वल टू 4,500 कैसे आया 10,500 माइनस 600। आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं 30 रुपीज से, 30 रुपीज पर शेयर पे प्रॉफिट बचा हुआ है, तो 150 शेयर इंटू 30 यानी कि 4,500। तो डियर एक बार होमवर्क में आप लोग लिख लीजिए, इलस्ट्रेशन 17 होमवर्क में है, सिमिलर क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 17 होमवर्क में है। और आज एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई किए थे 14 नंबर, वो 14 नंबर को प्लीज फिर से ट्राई कीजिएगा, अब 14 नंबर 100% बन जाएगा आप लोग से। तो आप लोग के होमवर्क में है इलस्ट्रेशन 14 और इलस्ट्रेशन 17। सर इतना ही होमवर्क में है, तो डियर इतना यहाँ से होमवर्क में है, उसके बाद ध्यान से समझेंगे। डीके गोयल जिन जिन के पास है तो डीके गोयल से क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए। पहले सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन बनाइए, फिर उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाना शुरू कीजिए। थ्योरी आप पढ़ना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी से हम लोग सारा थ्योरी कवर कर रहे हैं, तो उसको ट्रांसफर कीजिए। फिर इस बुक का भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं भेजूंगा, जो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ एक बार। ये प्रैक्टिकल कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, अगर स्क्रीन दिख रहा होगा जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो जैसे जैसे हम लोग इलस्ट्रेशन किए हैं उसी के पैरेलल में यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है, बड़ा इजी है। तो बहुत ज्यादा अपने को नहीं बनाना है, डेली 2 4 5 बनाना है, ऐसे बनाइएगा कि कवर हो जाएगा। इसमें लगभग 20 क्वेश्चन इसमें भी होगा, डरा नहीं रहा हूँ। उसके बाद हम लोग डिवेंचर स्टार्ट करेंगे 5 क्लास के बाद। आज लगभग ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है, आगे कुछ क्वेश्चन हम लोग और करेंगे जो इस पे ज्यादा अपना फोकस बन जाए। तो आज इतना ही रखते हैं डियर, अगर फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।
तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, खुद मेहनत कीजिए और अभी सर? मेहनत करना पड़ेगा। हाँ जी आशीष। सर पेज नंबर बता दीजिएगा क्वेश्चन जो बोले हैं। नहीं, लास्ट में है, एनसीईआरटी के लास्ट में है। ये पेज नंबर 77 पे है। मैं नोट भेजूंगा, उसमें आपको दिख जाएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना। जी पेज नंबर जी 77 पे है, एनसीईआरटी के लास्ट में, बुक के लास्ट में होता है हमेशा। तो वो मैं भेज दूंगा आप लोग को मार्क करके, कोई इशू नहीं, ठीक है ठीक। जी तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, ठीक है, बाय। जी।